गुड मॉर्निंग मेरे मित्रों, मेरे छात्र छात्राओं। मैं आप सभी का आपके इस YouTube मंच चैंपियन कोचिंग सेंटर आर.के. पंकज के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मेरे मित्रों, पिछले क्लास में मैंने आपको टेस्टिस अर्थात वृषण एवं स्क्रोटम अर्थात वृषण कोश के बारे में व्यापक विस्तार के साथ जानकारी देने का कार्य किया। अब हम क्लास को कंटिन्यू रखते हुए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ रहे हैं। आज का मेरा तीसरा पॉइंट है भाषा इफ्रेंसिया। भाषा इफ्रेंसिया जिसको डक्टिली इफरेंट्स भी कहते हैं, जिसका तात्पर्य शुक्र वाहिकाएं होती हैं। यह 10 से 20 सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं जो रीटी टेस्टिस एवं एपिडाइडाइमस के शीर्ष भाग को जोड़ने का काम करती है। इसका लाइनिंग एपिथेलियम पश्चिमी अर्थात सिलिएटेड होता है, जो स्पर्म अर्थात कंडक्शन स्पर्म के कंडक्शन में मदद करता है। यहां देखिए, यहां मैंने पश्चिमी अर्थात सिलिएटेड रचना के बारे में बताया। सिलिया और एक फ्लैजिला अनेक सूक्ष्म जीवों में, बीजाणुओं में गति करने के लिए, उसे मोटिलिटी प्रदान करने के लिए रेशे के जैसा, तंतु के जैसा रचना पाया जाता है, जो छोटा या कुछ लंबा होता है, कोशिका के एक ओर या कोशिका के चारों ओर मौजूद रहता है, और इसमें जो मूवमेंट होता है उस मूवमेंट के कारण ही जिस सेल बॉडी के साथ यह कनेक्टेड है उस सेल बॉडी को मोटिलिटी प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है एपिडाइडाइमिस। एपिडाइडाइमिस का मतलब अधिवृषण होता है। यह 4 से 6 मीटर लंबी, 0.4 मिलीमीटर सकड़ी, संख्या में 2 नली है। इसका निर्माण प्रत्येक टेस्टिस के साथ वासा इफ्रेंसिया के संलयन से होता है। यानी वासा इफ्रेंसिया एपिडाइडाइमस के साथ संलग्न रहता है और यह काफी कुंडलित होता है। जहां वासा इफ्रेंसिया में सिलिया पाए जाते हैं, वहां एपिडाइडाइमिस में सिलिया नहीं पाए जाते हैं, अर्थात यह पश्म रहित होता है। अधिवृषण 3 भागों में बटा रहता है, अगला भाग, बीच वाला भाग और सबसे पिछला भाग। अगले भाग को कैपूट, शीर्ष भाग को कैपूट, बीच वाले मध्य भाग को कॉर्पस और सबसे पिछले अर्थात निचले भाग को कौडा कहते हैं। अधिवृषण पेशीय होता है। पेशीय रहने के कारण ही अधिवृषण में कर्माकुंचन की गति होती है, जिसकी वजह से शुक्राणु को यह पुश करता है, धक्का देता है और शुक्राणु के गतिशीलता में लाने में उसे मदद करता है, शुक्राणु को गतिशीलता प्रदान करता है। रसखलन अर्थात इजेकुलेशन से पूर्व शुक्राणुओं का संग्रह करना कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक, यह काम एपिडाइडाइमस में होता है। इसलिए आपको पूछा जाता है कि शुक्राणु कहाँ स्टोर रहते हैं, शुक्राणु कहाँ संग्रहित रहते हैं, तो मुख्य रूप से शुक्राणु एपिडाइडाइमस में संग्रहित होता है और वहां पहुंचने के बाद ही, एपिडाइडाइमस में पहुंचने के बाद ही शुक्राणु गति करना शुरू करते हैं। यह जो है, अगर किसी वजह से इजेकुलेट नहीं हो पाए, रसखलन नहीं हो पाए, तो वैसे कंडीशन में शुक्राणुओं को एपिडाइडाइमस जो है वह रीएब्जॉर्ब कर लेता है, उसे पुनः अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। टेस्टिस और एपिडाइडाइमस मिलकर टेस्टिकल कहलाते हैं। ये आप मित्रों, मैंने नेक्स्ट पॉइंट यहाँ वासा डिफरेंसिया अर्थात डक्टस डिफरेंस जिसे हम लोग शुक्र वाहिनी या शुक्र वाहिका कहते हैं,
उसके बारे में बतलाया है। मैंने फर्स्ट पॉइंट में दिया, यह एक जोड़ी अकुंडलित 35 से 40 सेंटीमीटर लंबी सीधी नलिकाएं हैं जो अधिवृषण के पिछले भाग, जिसे कॉडा एपिडाइडमस कहते हैं, वहां से निकलती है। स्क्रोटम से प्रत्येक वासा डिफरेंशिया का निकास स्पर्मेटिक कोड के रूप में होता है। वासा डिफरेंशिया शुक्राणुओं का परिवहन, गमन, संग्रहण के दौरान पोषण देता है। वासा डिफरेंशिया सिलिया अर्थात पच्म रहित होता है। छठा पॉइंट है इजेकुलेटरी डक्ट, रसखरण वाहिनियां जिसे हम लोग कहते हैं, यह संख्या में 2 होती है। प्रत्येक नलिका मात्र 2 सेंटीमीटर लंबी होती है। यह वासा डिफरेंस शुक्रवाहक एवं सेमिनल वेसिकल्स शुक्राशय की नलिका से मिलकर बनती है। यह शुक्र के स्रावन, शुक्र अर्थात सीमेन के स्रावन और शुक्राणु अर्थात स्पर्म के मिश्रण को बाहर निकालती है। प्रोस्टेट ग्लैंड में 2 इजेकुलेटरी डक्ट मूत्र मार्ग यूरेथ्रा से मिलते हैं। और 7वां पॉइंट मैंने यूरेथ्रा में लिखा है, यूरेथ्रा को हम लोग मूत्र मार्ग कहते हैं। यह लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी नलिकाकार वाहिनी है जो यूरिनरी ब्लैडर अर्थात मूत्राशय से निकलती है। यह मूत्र एवं शुक्राणुओं के गुजरने का सामान्य पथ होता है, अतः यह मूत्र जनन तंत्र का भाग है। अधिवृषण, शुक्रवाहक और मूत्र मार्ग को सामूहिक तौर पर उत्सर्जी जनन नलिका अर्थात एक्सक्रीटरी जेनिटल डक्ट कहते हैं। मित्रों, ये जो मैंने आपको कुछ बातें यहाँ पर लिखित रूप में दर्शाई हैं, इसे समझने के लिए आपको जो मैंने टेस्टिस का वीडियो डाला है YouTube पर जो उपलब्ध है, उसके स्ट्रक्चर को आप लोग देखें। और ये 7 पॉइंट आज मैंने आपको बतलाया। इसके बाद सेमिनल वेसिकल्स अर्थात शुक्राशय, पेनिस जिसे शिश्न या लिंग कहते हैं, और इसके बाद बल्बो यूरेथ्रल अर्थात कॉपर ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, इन सारे ग्लैंड्स को समझाने के बाद जो नर जनन अंग तंत्र के भाग होते हैं उनको समझाने के बाद, जब मैं आपको जनन प्रक्रिया में जो नर जनन तंत्र का कंप्लीट डायग्राम होता है, जब मैं वह डायग्राम आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, तो आपको जो मैंने यहाँ टर्म्स दर्शाया है, यूरिनरी ब्लैडर क्या है, ये कहाँ मौजूद रहता है, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, यह कहाँ मौजूद रहता है, किस प्रकार से उससे इजेकुलेटरी डक्ट जुड़े हुए रहते हैं, कैसे सीमेन और स्पर्म एक दूसरे को मिलता है, कहाँ यह स्टोर होता है, कहाँ यह जाने के बाद गति प्रदान करता है, और किस प्रकार से टेस्टिस जो है वो उदर से स्क्रोटम में पहुंचते हैं। ये सारे चीजों को जब मैं कंप्लीट डायग्राम आपको मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आरेखित करूंगा, तो वहां पर ये सारे टर्म्स क्लियर होंगे। इसलिए आपको थोड़ा सा एक वीडियो और आपको वेट करना पड़ेगा। उस एक वीडियो के बाद जब मैं आपको इसका डायग्राम बतलाऊंगा, तब आपके समझ में सारे टर्म्स क्लियर हो जाएंगे। इसलिए थोड़े सा आप लोग को कोऑपरेट करना है, आप लोग इसे उतारें। जो उलझने रह जाती हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करने का मैं प्रयास करूंगा। इससे आप लोग